नमस्ते, सदावत सलाम मातरमों में हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं कोर्ट के एक जुडिशल ऑफिसर की। अब आप सोचकर देखिए कि जुडिशल ऑफिसर को मैट्रिमोनियल साइट से लड़का ढूंढकर विवाह करना पड़ा या मैट्रिमोनियल साइट पर दोनों का मिलन हुआ। इसका मुख्य कारण यह है कि हम पढ़ाई पर इतना ध्यान दे रहे हैं लेकिन हम परिवार पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। पारिवारिक समरसता दिखाई नहीं दे रही है और परिवार प्रबोधन दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि हमारे यहाँ की सदैव से व्यवस्था ये रही है कि हम एक दूसरे के साथ विवाह संबंध नहीं बनाते, बल्कि हम पूरे परिवारों का विवाह संबंध बनाते हैं। हम गांव का विवाह संबंध बनाते हैं, हम दो क्षेत्रों का विवाह संबंध बनाते हैं। इसलिए आज भी हमारे यहाँ की जो व्यवस्था है वो अगर कोई दामाद किसी गांव में जाता है तो वो किसी एक परिवार या एक व्यक्ति का दामाद नहीं होता, वो पूरे गांव का दामाद होता है। आप गाँव देहात में चले जाइए तो वो पूरे गांव का जमाई होता है। और जब बहू आती है तो वो पूरे गांव की बहू मानी जाती है, उसका सम्मान पूरे गांव का सम्मान माना जाता है। कुछ विकृतियों को छोड़ दिया जाए तो भारत में ये व्यवस्था अभी भी लागू है। लेकिन कुछ लोग जो कि बड़ी तेजी से परिवर्तन की तरफ भाग रहे हैं, उनको पारिवारिक व्यवस्था पर विश्वास नहीं है, उनको सिस्टम पर उनको भारतीयता पर विश्वास नहीं है। वो लगातार इन विषयों को लेकर जब परिवार से दूर हो जाते हैं, उनका संबंध खराब हो जाते हैं, उनके गांव में अच्छे संबंध नहीं रहते, रिश्ते नातेदारी में अच्छे संबंध नहीं रहते, या फिर वो एकला चलो की भावना से चलते हैं। जब वो एक अकेले चलते हैं तो ऐसी परिस्थिति में विवाह संबंध भी नहीं होता, क्योंकि भारत में विवाह संबंध करने का मतलब ये है कि लगाई की सगाई। हम परिवारों को पहले से जानते हैं, बचपन से जानते हैं, एक दूसरे के परिवारों से परिचय रहता है, एक दूसरे के गांव से परिचय रहता है। इसलिए बड़ी आसानी से दो परिवारों को कैसे मिलन किया जाए और वो मिलन योग्य हैं कि नहीं हैं, उन परिवारों की पृष्ठभूमि एक सी है कि नहीं है, ये बड़ी आसानी से पता किया जा सकता है। और इसी कारण हमारे यहाँ जो पारिवारिक व्यवस्था होती है, पारिवारिक विवाह होते हैं, वो लंबे समय तक चलते हैं। लेकिन जब प्रेम विवाह होता है, जब मैट्रिमोनियल विवाह होता है, तो हमारे न्यायालय में, चूँकि जज साहिबा न्यायालय में ही थी, हमारे न्यायालय में सबसे ज़्यादा केसेस अगर किसी के आते हैं तो वो प्रेम विवाह के आते हैं। केसेस ज़्यादा आते हैं तो वो मैट्रिमोनियल साइट से किए हुए विवाहों पर आते हैं। मैट्रिमोनियल साइट से विवाहों पर इसलिए आते हैं कि दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छे परिवारों को नहीं जानते, परिवारों की व्यवस्था नहीं जानते, बस दोनों मिले, आकर्षण हुआ, या फिर दोनों एक दूसरे की कंडीशन से सेटिस्फाई हुए और एक एग्रीमेंट कर लिया। मुस्लिम व्यवस्था में एग्रीमेंट होता है, ईसाई व्यवस्था में एग्रीमेंट होता है, लेकिन हमारे यहाँ कोई एग्रीमेंट नहीं होता। हमारे यहाँ तो सेक्रीफाइस होता है, और सेक्रीफाइस का मतलब, हिंदू विवाह का मतलब सेक्रीफाइस। हम एक दूसरे को सरेंडर करेंगे और एक दूसरे के प्रति सरेंडर करते हुए हम परिवार को आगे बढ़ाएंगे। कसम खाएंगे हम जन्म जन्मांतर के लिए मिल रहे हैं, कम से कम इस जन्म में 7 फेरों के लिए मिल रहे हैं। इसलिए तलाक का कोई पर्यायवाची हिंदू मैथोलॉजी में या संस्कृत में नहीं है। तलाक की व्यवस्था तो मुसलमानों में है, चूँकि वो एग्रीमेंट करते हैं इसलिए एग्रीमेंट ब्रेक भी कर लेते हैं, लेकिन हमारे यहाँ कोई एग्रीमेंट नहीं होता। अब जब कानूनी व्यवस्था इस प्रकार की दी है तो मुकदमे भी दाखिल किए जाते हैं। एक दूसरे के खिलाफ जो हथियार मिलता है उसका इस्तेमाल भी करते हैं। जरा सी अनबन में सेटिस्फैक्शन करवाने वाले लोग नहीं हैं, उनके बीच में सामंजस्य करवाने के लिए परिवार नहीं होते। उन परिवारों के बीच में वार्ता कैसे हो, क्योंकि मैट्रिमोनियल साइट से मिले। ऐसा ही एक मुकदमा मुंबई हाई कोर्ट में आया। मुंबई हाई कोर्ट में लड़के ने और लड़के के परिवार ने एक मुकदमा डाला और उस मुकदमे में उन्होंने ये एलिगेशन लगाया कि जज साहिबा ने उनके खिलाफ गलत तरीके से एफआईआर लिखवाया है। जज साहिबा ने जो एफआईआर लिखवाया, जिनका विवाह 2018 में हुआ था, जज साहिबा ने जो एफआईआर लिखवाई थी, उस एफआईआर में उन्होंने एलिगेशन लगाए थे। जज साहिबा एलिगेशन लगाती हैं कि हमें सरकारी काम में विरत रहने के लिए या सरकारी काम में बाधा पहुंचाई मेरे पति और उसके परिवार वालों ने। वो कहती हैं कि वो मुझे, मेरे साथ अभद्र व्यवहार करता है, क्रूएलिटी करता है। 498A का मुकदमा फाइल कर दिया। अब एफआईआर जज साहिबा ने करवाई है तो पुलिस बेचारी क्या करे, क्योंकि हम सब जानते हैं कि पुलिस किसी भी क्रिमिनल केस में इन्वेस्टिगेशन करती है तो इन सर्विलांस ऑफ द कोर्ट करती है। पुलिस केवल तथ्य इकट्ठे करती है, निर्णय हर एक मामले में कोर्ट करता है। अगर किसी को पुलिस पकड़ कर भी लाई है तो उसको
बेल देनी है या पेरोल देनी है या फिर उसकी रिमांड देनी है या उसको जेल भेजना है, ये न्यायालय तय करता है। ये कोई पुलिस तय नहीं करती। पुलिस केवल गिरफ्तारी करती है और 24 घंटे तक अपने पास रखने का अधिकार रखती है। 24 घंटे के अंदर उसको प्रेजेंट करना ही होता है मैजिस्ट्रेट के सामने, और फिर मैजिस्ट्रेट उसको डिसाइड करता है कि उसको रखना है, छोड़ना है, बेल देना है, पेरोल देना है या क्या करना है। तो आप सोच सकते हैं कि पुलिस को केवल अरेस्ट करने का अधिकार है, लेकिन उसको जेल भेजने का अधिकार पुलिस को नहीं है। ये सब कुछ कोर्ट करता है। यहाँ तक कि जो एफआईआर दर्ज हुई है उस पर इन्वेस्टिगेशन, तथ्य इकट्ठे किए जाएंगे, उस पर चार्जशीट का मतलब ये है कि पुलिस अपना व्यू देती है। उस व्यू के पीछे की एक सीडी होती है, केस डायरी होती है। उस केस डायरी के आधार पर वो अपनी एक रिपोर्ट बनाएगी, जिसको पुलिस रिपोर्ट कहा जाता है। वो पुलिस रिपोर्ट उस केस डायरी के साथ वो न्यायालय में जमा करेगी। न्यायालय को अगर लगता है कि इसमें सब्सटेंस नहीं है तो फिर वो कॉग्निजेंस लेता ही नहीं है, क्योंकि न्यायालय अपने यहाँ मुकदमा चलाने के लिए सबसे पहले उसका संज्ञान तभी लेगा जब पुलिस के केस में उसको जान दिखेगी। अगर पुलिस के केस में उसको लगता है कि इसमें बहुत कुछ नहीं है तो फिर वो वहीं पर उसकी जो चार्जशीट क्वैश कर देती है। अगर मैजिस्ट्रेट ने जो कॉग्निजेंस लेने वाला मैजिस्ट्रेट है, अगर मैजिस्ट्रेट ने कॉग्निजेंस ले भी लिया है तो ऐसी परिस्थिति में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में उसको चैलेंज किया जा सकता है और हाई कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है। एफआईआर भी क्वैश होती है, कॉग्निजेंस भी क्वैश होता है, चार्जशीट भी क्वैश होती है, और फिर अगर केस आगे बढ़ लिया गया है, उसको कॉग्निजेंस लेने के बाद केस शुरू कर दिया गया है, केस कमिट होने के बाद शुरू हो गया, तो वो प्रोसीडिंग भी क्वैश होती है। क्यों? क्योंकि अगर किसी से गलती हुई और उसके सब्सटेंस में जाया गया, हाई कोर्ट को लगता है कि इसमें बहुत जान नहीं है, ये गलत फैक्ट पर रखा गया है, तो फिर वो उसको क्वैश कर देता है। इस केस में भी ऐसा ही हुआ। हाई कोर्ट ने जब पता किया तो जो प्यून है मैडम का, वो प्यून ने कहा कि मैडम स्वेच्छा से चैम्बर में आई थी। इन्होंने एलिगेशन मैडम ने ये लगाया था कि हमारे परिवार वाले लोग फला फला तारीख को हमारे चैम्बर में आए, हमारे चैम्बर में आने के बाद न्यायिक कार्य से हमें विरत किया, विरत करने के बाद हमारे चैम्बर में उन्होंने गाली गलौज किया और ये एक क्रूएलिटी करी, सरकारी काम करने से मुझे रोका। अब ये बात वहाँ कोर्ट परिसर में सीसीटीवी लगे होते हैं, कोर्ट परिसर में बहुत कुछ एविडेंसेस रहते हैं। तो पता लगा कि ये परिवार के जो लोग आए थे पहले हॉल में बैठे रहे, फिर हॉल में बैठने के बाद मैडम के चैम्बर में बैठ गए, मैडम को रिक्वेस्ट किया, मैडम अपने मन से उठकर चैम्बर में गई, चैम्बर में उनसे वार्ता हुई। जबकि सुबह की प्रोसीडिंग, इन्होंने कहा पूरे दिन काम से व्रत रखा गया, सुबह इस प्रकार का कोई प्रकरण है नहीं। लंच के बाद ये लोग चैम्बर में गए, लंच के बाद चैम्बर से ये लोग जब चले गए तब भी मैडम ने वापस आकर काम किया। उनके द्वारा की गई फाइलें ये गवाही दे रही हैं कि मैडम ने पहले भी काम किया। थोड़ी देर के समय के लिए वो चैम्बर में गई और चैम्बर में जाने के बाद वो वापस आई और वापस आकर उन्होंने अपना काम करना शुरू किया। 2000 उनका कहना था 2018 में हमारा मैट्रिमोनियल साइट से एक दूसरे का परिचय हुआ और फिर हमने विवाह किया। विवाह के कुछ समय बाद ही ये डिशुम शुरू हो गई और उसके बाद मैडम अपने काम से लग गई। मैडम ने एफआईआर दर्ज करी पति और परिवार के खिलाफ। हाई कोर्ट ने कहा ये एक फैशन बन गया है जिसमें कि जब भी पारिवारिक कोई कलह होती है या परिवार के अंदर कोई अनबन होती है तो महिलाएं 498A का केस लगाती हैं, दहेज उत्पीड़न का केस लगाती हैं या डोमेस्टिक वायलेंस का केस लगाती हैं। ये सब एक फैशन बन चुका है जिसका एविडेंस यहाँ पर नहीं है। उन्होंने कहा ये जो एलिगेशंस लगाए गए हैं इसमें 498 का केस ही नहीं बनता। अगर पति और उसके परिवार के लोग आपसे मिलने आए हैं, आपके चैम्बर में मिलने आए हैं और मिलकर बात करना चाहते हैं या बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं होता कि आपके अगेंस्ट में क्रूएलिटी करी। क्रूएलिटी की डेफिनेशन 498A में दूसरी है और क्रूएलिटी यहाँ पर नहीं की गई है। ना ही कोई हाथापाई हुई है, ना ही कोई गाली गलौज का कोई एविडेंस मिलता है, ना ही आपको ज़बरदस्ती न्यायालय में घुसने का एविडेंस मिलता है, ना ही न्यायालय में काम करने के लिए मना करने का एविडेंस मिलता है, ना ही न्यायालय में कोई बात कही जाने का एविडेंस मिलता है। बल्कि जो एविडेंसेस हैं वो ये कहते हैं कि स्वयं मैडम उठकर गईं, स्वयं मैडम उठकर आईं और अपना काम स्वेच्छा से जो वो करना चाहती थी या कर रही थी वो उन्होंने किया।
हाई कोर्ट ने कहा इस फैशन को ख़त्म होना चाहिए और ये कहते हुए मैडम ने जो मुकदमा लिखवाया था उसमें पति को रिलीफ देते हुए एफआईआर क्वैश करने के ऑर्डर कर दिए कि इस पर एफआईआर क्वैश की जाती है, इसमें किसी भी प्रकार का क्रूएलिटी का कोई केस बनता ही नहीं है जो एफआईआर दर्ज करवाई गई है। अब आप सोचिए कि एफआईआर दर्ज होती हैं तो हम कोर्ट जाते हैं, कोर्ट ही जब कहे और एफआईआर दर्ज करवाए, कोर्ट में बैठे अधिकारी जो कानूनों को अच्छे से जानते हैं वही उसका मिसयूज़ करें तो फिर हमारे देश की हालत क्या होगी। एक गाना बहुत पहले मैंने सुना था, उसका नाम वो उसको कहते थे, मझधार में नैया डूबे तो माझी उसे बचाए और जब माझी नाव डूबे तो कौन बचाए। यहाँ पर माझी नाव डुबोने की कोशिश कर रहा है तो बचाने वाला हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट है। हाई कोर्ट की खास बात जो 2 जजेस की बेंच थी उसने न्याय का दर्शन दिखाया है, उन्होंने न्याय के लिए आगे बढ़े हैं और उन्होंने कहा है कि ये तो गलत प्रेसिडेंट तय हो जाएगा, ये गलत तरीके से सामने आ जाएगा। अपने जुडिशल अफसर की उन्होंने तारीफ या उसको पक्ष न लेते हुए पति के फेवर में या फिर ये कहा जाए फर्जी मुकदमे को क्वैश कर दिया। ये अपने आप में देश में हो रहे परिवर्तन को दर्शाता है। देश में हो रही ये जो नई पीढ़ी आई है, मोदी जी के नेतृत्व में जो देश में परिवर्तन चल रहा है, योगी जी के मार्गदर्शन में जो परिवर्तन चल रहा है, उस परिवर्तन को दृष्ट करता है। इसलिए मुझे लगता है कि अगर जज साहिबा बैठकर तय कर लेती, पढ़ी लिखी थी, इंटेलिजेंट थी, कमाई करती हैं और पावरफुल हैं, पुलिस का इस्तेमाल भी वो कर सकती हैं, वो उनको अगर क्रूएल्टी उनके खिलाफ हो जाएगी तो मुझे आश्चर्य होता है कि फिर देश में कौन ऐसा कह सकता है कि मेरे खिलाफ क्रूएल्टी नहीं हो सकती। और एक सामान्य आदमी क्रूएल्टी करता है, मैजिस्ट्रेट के खिलाफ, जज साहब के खिलाफ अगर क्रूएल्टी करता है और वो कहती हैं कि क्रूएल्टी हो रही है तो ये अजीबोगरीब नहीं लगता। अगर क्रूएल्टी वाकई में हो रही है तो ये बहुत बड़ा प्रकरण है। लेकिन हाई कोर्ट जिन तथ्यों के आधार पर अपना निर्णय दे रहा है उससे ये साफ जाहिर होता है कि उन्होंने अपनी पावर का मिसयूज़ किया, उन्होंने अपनी पोस्ट का मिसयूज़ किया, उन्होंने परिवार को सताने के लिए कानूनों का मिसयूज़ किया। ये गलत है। उन्होंने कहा हाई कोर्ट ने कहा आपकी आपसी अनबन है, घर में बैठकर तय करिए, इसको प्रोफेशनली डील मत करिए, ज़बरदस्ती इसका मिसयूज़ मत करिए और ये शोभा नहीं देता। ये कहते हुए हाई कोर्ट ने एफआईआर को क्वैश किया है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।